गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, लगातार यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई करते रहें। देखिए, आज एक नए लेसन की हम बात करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव जनन, मनुष्य में जनन। तो सबसे पहले बात की जाएगी कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है। ये जो ह्यूमन है, जो मनुष्य हैं, इनमें जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो पौधे जो होते हैं उसमें जनन की क्रिया अलग, और जो मनुष्य होते हैं उनमें जनन की क्रिया क्या होती, अलग होती है। तो ये आपका जो लेसन है ये है तीसरा। कौन सा है? तीसरा लेसन है। लेसन नंबर कौन सा है? थर्ड है। तो हम डाल देते हैं लेसन का नाम लेसन थर्ड। लेसन थर्ड या अध्याय 3 भी कह सकते हो, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। क्या नाम है? मानव जनन। ये लेसन का नाम है। हिंदी में लिख देते हैं मानव जनन। मानव जनन या कह सकते हो मनुष्यों में जनन। पार्ट कौन सा है? तो आज आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट 1। कौन सा? पार्ट 1। तो लेसन का नाम आपको बताया गया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन या मानव में जनन। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर भैया है 3, तीसरा है। फिर कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हमको इस लेसन में पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हमको इस लेसन में पढ़ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन या मानव में जनन। कि मानव में जनन किस प्रकार से होता है या मानव जनन है क्या चीज। तो हम बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको इस टॉपिक को समझाना चाहते हैं कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पहली हेडिंग हम डाल लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। क्या? मानव जनन। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या? जनन किसे कहोगे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य होते हैं। क्या? मनुष्य, मानव। तो जब कोई मानव या मनुष्य अपने ही समान नई संतान को जन्म देता है तो उसी को जनन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? जनन। सीधी सी भाषा, एक सीधा सा शब्द आप यूज कर सकते हैं कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य क्या करता है, अपने ही समान, अपने हूबहू संतान को क्या कर देता है, जन्म देता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। लेकिन ये जनन किस प्रकार से होगा, हमको समझना तो है कि जनन किस प्रकार से होगा। मेन शब्द हमको यही समझना है कि जनन की जो क्रिया होती है तो मनुष्य में किस प्रकार से होती है। तो सबसे इजी भाषा में पहले तो आप ये समझे कि जनन है क्या, जनन क्या है। तो हम थोड़ी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि मनुष्य या प्रत्येक जीवधारी, भाई मनुष्य बना है तो हम मनुष्य कह सकते हैं। तो कह सकते हैं जब मानव, कौन? मानव। जब मानव
अपने समान संतान को क्या करेगा भैया? जन्म, क्या? जन्म देता है। तो उसे क्या कहोगे? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई मनुष्य है और वह मनुष्य यदि अपने ही समान नए शिशु को या नए बच्चे को क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है, तो वह क्रिया है क्या? जनन। अब ये जनन होता कैसे है? तो बहुत ही अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट बात है कि जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो थोड़ी बात और यहां पे समझ लो। जो मनुष्य है, तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। क्या होता है? एक लिंगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य एक लिंगी, इस प्रकार का एक लिंगी प्राणी होता है। हम सदस्य भी कह सकते हैं। मनुष्य एक प्रकार का क्या है? मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। इसकी बात समझिए, एक लिंगी की बात कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें नर और जो मादा जनन अंग होते हैं वे अलग अलग पाए जाते हैं। तो आपको बताया गया मनुष्य एक क्या है? एक लिंगी प्राणी है। अब एक लिंगी प्राणी क्यों है? तो हम कह सकते हैं इसमें नर व मादा जनन अंग क्या होते हैं? अलग अलग, अलग अलग पाए जाते हैं। इतनी बात भैया समझ में आई सबकी कि मनुष्य क्या है? तो मनुष्य एक एकलिंगी प्राणी है। एकलिंगी का मतलब होता है कि जो मनुष्य, कोई मनुष्य ऐसा हो जिसमें एक ही लिंग उपस्थित हो, एक ही क्या हो? लिंग उपस्थित हो, तो मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। मीन्स मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। इसमें एक जनन अंग अलग और एक जनन अंग अलग पाया जाता है। तो हमने लिख दिया है नर व मादा जनन अंग क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य किस प्रकार का है? एक लिंगी प्राणी है। अगली बात आती है इसी में कि जो मनुष्य है इसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। मनुष्य में लैंगिक क्या? लैंगिक जनन पाया जाता है। ये बात समझे आप लोग? मनुष्य जो है इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें किस प्रकार का जनन होगा? तो लैंगिक जनन होगा। ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना, मनुष्य जो है वह एकलिंगी प्राणी है। एकलिंगी प्राणी क्यों है? क्योंकि इसमें नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग क्या पाया जाता है? अलग पाया जाता है। अब देखिए फिगर के माध्यम से समझ लीजिए थोड़ा। देखो हमने ये बताया कि नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहां पे समझिए कि जैसे ह्यूमन है, मनुष्य, तो हम मान लेते हैं कि ए क्या है? नर। ए क्या है? नर मीन्स मेल। क्या है? मेल। इधर मान लेते हैं ये क्या है? फीमेल है। क्या है? फीमेल। तो जो मेल होगा
तो मेल की कोशिका कुछ इस प्रकार की होगी, ये हमारी हुई मेल की कोशिका, किसकी? मेल की कोशिका। और ये हुई फीमेल की कोशिका, क्या हुई? फीमेल, ये फीमेल की कोशिका है, मादा की कोशिका है। अब ये तो आपको पता है कि ये सेल किसकी है, तो ये जो सेल है ये मेल की है, किसकी है? मेल की है। और ए सेल किसकी है? तो ए सेल फीमेल की है, मादा की है। तो ये जो दोनों सेलें हैं ये हमेशा कैसी होंगी? याद रखना, द्विगुणित होंगी। कैसी होंगी? द्विगुणित, मीन्स डिप्लॉयड होंगी। कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। चाहे मेल की बात की जाए चाहे फीमेल की सेल की बात की जाए, ये दोनों सेलें किस प्रकार की होंगी? तो डिप्लॉयड होंगी, द्विगुणित होंगी। अब ये जो मेल की सेल है मीन्स टेस्टिस हो सकता है, इस मेल की जो सेल है इसको हम वृषण बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? वृषण बोल सकते हैं। तो यहां पर हम छोटा लिख लेते हैं, ये मेल की सेल है तो क्या है? ये वृषण है, टेस्टिस है। और यदि ये फीमेल की सेल है तो ये फीमेल की सेल किस प्रकार की है? तो हम कह सकते हैं ओवरी है, अंडाशय है। क्या है? ओवरी है, अंडाशय। अब देखिए ये जो मेल की सेल है मीन्स टेस्टिस, वृषण, तो इससे निर्माण किसका होगा? तो इससे निर्माण होता है शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और फीमेल जो अंडाशय है तो अंडाशय से निर्माण होता है ओवम का होता है। ओवम ये आपके स्पर्म है। क्या है? स्पर्म, स्पर्म्स है। क्या है? स्पर्म्स। और ये आपकी क्या है? ओवम है, ओवम। अंडा है, क्या है? अंडा। अब ये आपके बने क्या? यदि इसको कहो कि ये क्या है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा गैमिट है। क्या है? गैमिट। गैमिट मीन्स कह सकते हो युग्मक है। क्या है? युग्मक। और युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में हम कराएंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन करा देंगे। जब फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो एक प्रकार की सेल बनेगी। क्या बनेगी? सेल। और ये जो सेल बनेगी ये होगी द्विगुणित। क्या होगी? द्विगुणित होगी। और इसका नाम हम क्या देंगे? जायगोट। क्या नाम देंगे? जायगोट। ये जायगोट है जिसको कहा जाता है युग्मनज। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है, क्योंकि युग्मनज हमेशा क्या होता है? द्विगुणित होता है। अब ये जो जायगोट नाम की सेल बनी, जायगोट नाम की क्या बनी? सेल। इस सेल में बार बार होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री डिवीजन हो जाएगा। समसूत्री डिवीजन। जब समसूत्री डिवीजन होगा तो इस जायगोट से बनेगा क्या? तो इस जायगोट से शिशु का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? शिशु का निर्माण हो जाएगा। और यही क्रिया है रिप्रोडक्शन। क्या है? यही क्रिया क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो दोबारा सुन लीजिए, मनुष्य जो है जनन किस प्रकार से करता है या मानव जनन है क्या? तो जब कोई पुरुष या कोई मानव या कोई मनुष्य अपने ही समान संतान को क्या करता है? जन्म देता है,
तो उस क्रिया को हम जन्म कहते हैं। हमने आपको बताया कि जब मानव अपने समान संतान को जन्म दे देता है तो वह क्रिया जन्म कहलाती है। मनुष्य होता कैसा है? तो मनुष्य एकलिंगी प्राणी होता है। मनुष्य को एकलिंगी क्यों कहा गया है? क्योंकि नर जनन अंग और जो मादा जनन अंग होते हैं ये मनुष्य में अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरी बात आती है, मनुष्य में सिर्फ लैंगिक जनन होता है। क्यों होता है? मनुष्य में लैंगिक जनन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो जननांग हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। अब किस प्रकार से जनन की क्रिया संपन्न होती है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानव है उसमें दो प्रकार के जननांग होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं? जननांग होते हैं, जनन अंग होते हैं। एक जनन अंग होता है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, मीन वृषण कहते हैं, और जो दूसरा जनन अंग होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी मादा का जनन अंग है और टेस्टिस या वृषण मेल का जनन अंग है। अब जो टेस्टिस के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन जो फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है, जो अंडाशय पाई जाती है, उसकी सेल में जब अर्धसूत्री डिवीजन होगा तो ओवम का निर्माण होगा, मीन्स अंडे का निर्माण होगा। और ये जो शुक्राणु है ये कहलाता है युग्मक। क्या? युग्मक। युग्मक हमेशा क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अब शुक्राणु और ये जो अंडाणु हैं इनका जब परस्पर आपस में क्या होता है? संलयन होता है तो एक द्विगुणित जायगोट का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। जायगोट की हिंदी होती है युग्मनज। इस जायगोट की सेल में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, मीन्स मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे एक शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहा जाता है, मानव जनन कहा जाता है। दोबारा देख लीजिए, हमने कुछ खास नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया है कि जो मनुष्य है एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। नर जनन अंग को वृषण और मादा जनन अंग को ओवरी मीन्स अंडाशय कहते हैं। वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है और जो ओवरी होती है इनसे अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में संलयन की क्रिया करते हैं, मीन्स आपस में मिलते हैं, तो इसी क्रिया से एक द्विगुणित जायगोट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और ये जो जायगोट है ये द्विगुणित होता है। अब इस जायगोट में बार बार समसूत्री विभाजन की क्या होने लगती है? क्रिया होने लगती है, जिससे एक नए शिशु, एक नन्हे शिशु का निर्माण होता है, एक बेबी का निर्माण होता है। इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बात आती है लैंगिक द्विरूपता। जो मनुष्य है उस मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो हाँ जी, ये लैंगिक द्विरूपता है क्या? आपको समझना यह है कि लैंगिक द्विरूपता क्या है, क्योंकि जो मानव है उस मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो हमको अब ये समझना है कि लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता क्या है। तो समझिए, जो मनुष्य है उसमें जो नर होते हैं उनमें जो स्तन होते हैं अल्प विकसित होते हैं, लेकिन जो मादाएं होती हैं उनमें स्तन जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। ये द्विरूपता हुई। मनुष्य जो है उसमें द्विरूपता पाई जाती है, द्विरूप पाए जाते हैं। जो नर जनन अंग है या जो नर है उसमें जो स्तन होते हैं वो छोटे होते हैं, मीन्स अल्प विकसित होते हैं। लेकिन जो मादाएं होती हैं उनमें स्तन बड़े होते हैं, उनकी स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? पूर्ण विकसित होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनमें दाढ़ी
मूंछ विकसित हो जाती है, लेकिन स्त्रियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगली बात आती है द्विरूपता की, कि जो मनुष्य है, जो नर है, उसकी आवाज भारी और मोटी हो जाती है, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनकी आवाज मधुर, मीठी और सुंदर हो जाती है। लास्ट पॉइंट है लैंगिक द्विरूपता का, कि जो स्त्रियां हैं उसमें मासिक चक्र, जिसको एमसी बोला जाता है, वो अवस्था होती है, आती है, लेकिन पुरुष में ऐसी कोई अवस्था नहीं आती है। तो हम देख लेते हैं लैंगिक द्विरूपता की बात। तो लैंगिक हम कह सकते हैं, हाँ जी, कि जो पुरुष होते हैं, सॉरी, जो ह्यूमन होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई ही जाती है अवश्य। पहला पॉइंट क्या हो सकता है लैंगिक द्विरूपता का? तो देखिए, जो मादा होती है, मीन्स हम कह सकते हैं जो स्त्री होती है मादा, मादा में स्तन हम बड़े लिख सकते हैं, बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि इनमें स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती हैं। बड़े होते हैं क्योंकि इनमें स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती है, तथा तथा नर में क्या स्तन अल्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं। ये द्विरूपता का पहला कारण हुआ कि जो मादाएं हैं उनमें स्तन बड़े होते हैं, जो सीना है वो क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उनमें स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती हैं। लेकिन जो नर हैं, इनकी जो स्तन होते हैं छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट है स्त्री की जो आवाज होती है, क्या आवाज, हम कह सकते हैं मधुर, क्या मधुर, पतली, मधुर कामा पतली होती है। लेकिन जो नर होते हैं, क्या नर नर की आवाज मोटी कामा भारी होती है। मोटी कामा कैसी होती है? भारी होती है। ये भी द्विरूपता का कारण हुआ। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि जो पुरुष होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ निकलती है, स्त्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। मीन्स नर में दाढ़ी कामा मूंछ विकसित, दाढ़ी कामा मूंछ विकसित, लेकिन स्त्री में ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। अगला कारण है द्विरूपता का,
कि जो स्त्री होती है, क्या स्त्री में मासिक चक्र आता है और जो नर होते हैं नर में नहीं। तो ये भैया द्विरूपता के कारण हुए कि जो पुरुष है उसमें द्विरूपता अवश्य पाई जाती है। तो आपको बता दिया गया, पहला पॉइंट द्विरूपता का था कि जो नर होते हैं उनमें स्तन पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, मादाओं में सीना उभरा हुआ होता है, मीन्स स्तन पूर्ण विकसित होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये बताया गया कि जो नर होते हैं उनमें आवाज मोटी भारी होती है, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनकी आवाज पतली होती है, मधुर होती है, मीठी होती है। अगला पॉइंट बताया गया कि पुरुष जो होते हैं या जो नर होते हैं उनमें दाढ़ी मूछे पूर्ण विकसित हो जाती, स्त्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है कि स्त्रियों में मासिक चक्र होता है, पुरुष में ऐसा कुछ नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपके तीसरे लेसन का पहला टॉपिक YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अवश्य जरूर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनके लिए भी ए बायो का टॉपिक या लेसन बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग इस लेसन को जरूर से जरूर पढ़ें। इस लेसन को पढ़ते समय बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही अच्छा लेसन है। हम इस लेसन को बिल्कुल विधिवत रूप से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल फुल करके हिंदी भाषा में बताएंगे कि इस लेसन में है क्या। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।